सभागार में अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। अगले अतिथि के रूप में इस तकनीकी सत्र में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर का भी मैं इस पवित्र सभागार में स्वागत वंदन करता हूँ। इस सत्र में प्रतिवेदक की भूमिका निभा रही डॉक्टर दीपशिखा नागवंशी जी, सहायक आचार्य गृह विज्ञान विभाग, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूसरा गोरखपुर, मैं आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षागण, शोधार्थी, विद्यार्थियों का भी इस सभागार में स्वागत वंदन अभिनंदन है। मित्रों, आप सभी के प्रखर प्रदीप्त से संपूर्ण सभागार आलोकित हो उठा है। पुनः आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्मानित अतिथियों का संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस तृतीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। सर, आपका शैक्षणिक पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। आपने अपना शोध कार्य इंडो रशियन इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशिया पर किया है। आपने एमफिल की डिग्री जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्राप्त की है। सर, आपने मास्टर इन पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेषज्ञता में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पूर्ण किया है। सर, आप सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के डायरेक्टर रह चुके हैं। सर, आप टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के सीनियर असिस्टेंट एडिटर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सर, आपका अनेकों संपादकीय लेख प्रतिष्ठित समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है तथा आप अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रतिष्ठित टीवी चैनलों पर साक्षात्कार दे चुके हैं। आपके अनेकों शोध पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन कर चुके हैं। अतिथि परिचय के अगले क्रम में इस सत्र में विषय विशेषज्ञ की भूमिका में आदरणीय डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी, सहायक आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर उपस्थित है। सर, आपने भारतीय निर्वाचन आयोग पर पीएचडी उपाधि प्राप्त की। आपका 18 वर्षों का अध्यापन अनुभव रहा है। आपने अनेकों प्रकाशित शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपने 45 संगोष्ठियों में अपनी सहभागिता दर्ज किए हैं। आपने कुल 16 वेबिनारों में भी सहभागिता की है। आप विमर्श, मानवीय चेतक, मंथन के संपादक तथा सह संपादक के रूप में इन पत्रिकाओं का संपादन किया है। आपने गोरखपीठ योग और शिक्षा साधना पर आदि पुस्तकों का भी संपादन किया है। आपकी प्रशासनिक कुशलता का हर कोई मुरीद है। आपने अनेकों प्रशासनिक कार्यों का दक्षतापूर्वक दायित्व को पूर्ण किए हैं। परिचय के अगले क्रम में कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर संजय तिवारी जी, सहायक आचार्य, दर्शन शास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। सर, आपका 21 वर्षों का शिक्षण अनुभव रहा है। सर, आप BEIM महाविद्यालय बनगांव सहजनवा एवं DNY डिग्री कॉलेज जगदीशपुर धनवा गोरखपुर तथा BPD-RRD महाविद्यालय कूड़ाघाट में प्राचार्य पद को सुशोभित कर चुके हैं। आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में सहायक आचार्य पद को सुशोभित किया है। आपका विशेषज्ञता इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ योगा, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन तथा मेटाफिजिक्स पर है। आप दर्शन परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश तथा अखिल भारतीय दर्शन परिषद एवं भारतीय शिक्षण मंडल नागपुर महाराष्ट्र में आजीवन सदस्य के रूप में हैं। सर, आपका अनेकों शोध पत्र प्रकाशित है तथा आप विभिन्न संगोष्ठियों में अपनी सहभागिता दर्ज की है। आप विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों को भी पूर्ण किया है। एक बार फिर आप सभी का सभागार में स्वागत वंदन है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रतिवेदक की भूमिका निभा रही डॉक्टर दीपशिखा नागवंशी जी से आग्रह करता हूं कि अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर अतिथि सम्मान आ जाओ। झुक के जाओ।
स्वागत को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन हेतु श्रद्धेय डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी से आग्रह है कि वह अपना उद्बोधन सभी को नमस्कार। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल भूषण के इस विज्ञान सलाहकार में भारतीय वैश्विक परिषद एवं राजनीति विज्ञान महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक विषय संगोष्ठी पर मंचासीन हम लोगों के मित्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर महेंद्र जी, दर्शन शास्त्र विभाग में सहायक आचार्य मित्र डॉक्टर संजय तिवारी जी, संचालक श्री अभिनव त्रिपाठी जी एवं प्रतिवेदक के रूप में दीक्षिका जी सहित महाविद्यालय परिवार के सभी शिक्षक मित्रों एवं प्यारे विद्यार्थियों, जब इस महाविद्यालय में मुझे औपचारिक रूप से अथवा अनौपचारिक रूप से जब भी कभी आने का अवसर मिलता है तो एक अलग प्रकार की अनुभूति मुझे लगातार रहती है, जबकि इस महाविद्यालय से मेरा जिस प्रकार का संबंध है न तो मैं उसकी चाह की भी व्याख्या कर सकता हूँ और न कभी भविष्य में भी कर पाऊँगा। मैं लगभग 15 वर्षों तक इस महाविद्यालय में इसकी स्थापना काल से लेकर 2020 तक मैंने जो भी क्षमता मेरी थी उस क्षमता के अनुरूप अपने दायित्वों का मैंने निर्वहन किया और इस मैं कह सकता हूँ अपने निजी तौर पर इस महाविद्यालय के कण कण से मेरा रागात्मक संबंध है और आप लोगों के बीच अपने को पाकर मैं निरंतर आह्लादित भी रहता हूँ और अपने को गौरवान्वित भी मानता हूँ। महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य, ऊर्जावान प्राचार्य, जिनकी ऊर्जा से आप सब परिचित भी हैं, और यहाँ की पूरी शिक्षक टीम जिस रूप में कार्य करती है, छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों में जिस रुचि के साथ आपकी सहभागिता होती है। सामान्य तौर पर मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ वहाँ तमाम महाविद्यालय भी हैं, आने जाने का अवसर मिलता है, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध शिक्षक जिस दायित्व से अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए यहाँ काम करते हैं, उसका छोटा हिस्सा भी हमको दिखाई नहीं देता। तो ये सबका सौभाग्य है, इस समाज का भी सौभाग्य है, यहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी सौभाग्य है और शिक्षकों का भी सौभाग्य है कि काम करने का एक बेहतर अवसर, बेहतर प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है। विषय आज का राष्ट्रीय संगोष्ठी का आप सब जानते हैं कि कल से लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है कि भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन का तृतीय सत्र है, विषय विशेषज्ञ के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं अतिथि नहीं हूँ, एक कहने में कोई कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तमाम विद्यार्थी यहाँ नए हैं। भारत की विदेश नीति की जब हम बात करते हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए क्योंकि यहाँ अधिकतर विद्यार्थी विभिन्न स्ट्रीम के हैं, साइंस के भी हैं, आर्ट्स कॉमर्स के भी हैं और यूजी पीजी के हैं। तो किसी भी देश की घरेलू नीति और विदेश नीति दो नीतियाँ होती हैं मोटे तौर पर, जिससे देश विकसित होता है, गतिमान होता है, आगे बढ़ता है और दोनों ये नीतियाँ एक दूसरे की पर्याय होती हैं। ऐसा नहीं है कि विदेश नीति कोई दूसरी चीज़ है, घरेलू नीति दूसरी चीज़ है, दोनों का कोई संबंध नहीं है। इसकी बहुत सुखद अनुभूति या प्रत्यक्ष अनुभूति आप 2014 के बाद से देख रहे होंगे, जब देश की घरेलू नीति सबल होती है, मजबूत होती है, उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के सापेक्ष विदेश नीति भी मजबूत होती है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।
क्योंकि इसके पहले भी देश में मजबूत सरकार बनी है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का विषय सब है और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी थोड़ा इसको गहनता से समझ रहे होंगे, लेकिन मोटे तौर पर चूँकि यहाँ सभी स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, इसलिए सामान्य बातें मैं इस विषय पर करूँगा। तो जब घरेलू, जैसे आपने देखा 2012-14 के बाद एक बहुत बहुमत की सरकार, वर्षों बाद बहुमत की सरकार, कोalition गवर्नमेंट के बाद बहुमत की सरकार बनी और 2014 से लेकर 2019 तक दुनिया के देशों के साथ संबंध बनाए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले देश को मजबूत किया गया और देश को मजबूत करने के तमाम प्रयास शासन स्तर पर, और शासन केवल एक अवयव है, का एक पक्ष है, उसका बहुत बड़ा, अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो उसका बहुत बड़ा पक्ष उसके नागरिक होते हैं। इसलिए नागरिकों के अंदर जागरूकता, उनके अंदर आत्मगौरव का भाव, उनके अंदर जो वर्षों से गुलामी की भावना निहित है उनको निकालना, उनके अंदर आत्मविश्वास का भाव पैदा करना, देश को आत्मनिर्भर बनाना, ये सारी चीजें, बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनका प्रयास 2014 के बाद से प्रत्यक्ष रूप से किया गया। मैं ये नहीं कहता कि 2014 के पहले चीजें नहीं हुई थी, इसलिए मेरे इस बात को उससे मत जोड़िएगा। मैं 2014 के पहले लोग जाना भी नहीं चाहता, बहुत कम समय यहाँ बातचीत का है, इसलिए 2014 के बाद से आप देखेंगे तो देश बदल रहा था, देश में तमाम परिवर्तन हो रहे थे, कोई भी नीति, अब विशेष रूप से विदेश नीति, ऐसा नहीं था 2014 के बाद से कोई नई चीजें एडॉप्ट कर दी गई और पूरा परिवर्तन करके नई चीजों को ला के उसके आधार पर कार्य करना प्रारंभ किया गया। 2014 के पहले वो सारी चीजें थी जो भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में आप जानते हैं, चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम का हो, चाहे वो निःशस्त्रीकरण का हो, चाहे वो पंचशील का हो, चाहे वो गुटनिरपेक्षता का हो, चाहे वो किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का हो, चाहे वो किसी पर हम पहले आक्रमण न करेंगे, ये सब चीजें थी। लेकिन ये सब चीजें सिद्धांत में थी, व्यवहार में कारण हो सकते हैं, तमाम परिस्थितियां हो सकती हैं, जितनी क्षमताएं थी उस समय का जो सिनेरियो था, विश्व व्यवस्था जो थी उसके अनुसार प्रयास हुए होंगे और जितना परिणाम प्राप्त हुआ होगा उससे माना गया होगा कितना परिणाम प्राप्त हो सकता था। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां बदली और विशेष रूप से 2019 के बाद स्थितियां और बदली और भारतीय विदेश नीति, यदि आज के समय में आप कहेंगे भारत की कुछ उपलब्धियों का को इंगित करिए तो उसमें भारत की विदेश नीति, प्रभावी विदेश नीति हमको लगता है कि सर्वप्रमुख है। और सोचिए कि 140 करोड़ की जनता है और 140 करोड़ की हमेशा कहा जाता है भारत की ताकत है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग भारत के नीतियों से, क्योंकि इसका सब प्रभाव सीधे व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। विदेश नीति, चाहे वो घरेलू नीति हो चाहे वो विदेश नीति हो, प्रकारांतर से भारत के नागरिकों के ऊपर सीधा प्रभाव है। इसलिए कोई ये कहे कि भारत की विदेश नीति कैसी है, कैसा विदेश दूसरे देशों के साथ संबंधों के साथ कैसा कार्य हो रहा है, उससे हमको क्या लेना देना, क्या नासमझी है, सीधा प्रभाव उसके ऊपर पड़ना है। इसलिए सबको सचेत तो रहना चाहिए और ये सचेत कितना हो पाते हैं ये सब हम जानते हैं और सरकार के स्तर पर विभाग तमाम सामाजिक व्यवस्था के स्तर पर उसका प्रयास किया जाता है। अब सोचिए कि विदेश नीति का सीधा संबंध किसी भी देश की विदेश नीति का अपने राष्ट्रीय हित से होता है कि भारत का हित किसमें है, उसी के अनुसार हम नीतियों को बनाते हैं और संचालित करते हैं। भारत का हित किसमें हो सकता था, जिन बातों का हमने सिद्धांत के रूप में संक्षेप में उल्लेख किया उनको बनाया गया जिससे भारत का हित होगा। भारत का हित आपको मालूम है कि लगभग 293 के आसपास विश्व में देश है, इसलिए भारत को यदि विश्व में मजबूत होना है 193-94 जो भी देश हैं, इन देशों के साथ संबंध विकसित करने पड़ेंगे। और आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो भारत 10, 12, 15, 20, 25 देशों तक ही अपने को सीमित रखा था। तो जब ये दृष्टि बदली कि हम विदेश नीति के लिए काम करेंगे, और आपको मालूम भी है कि 91 के बाद भारतवर्ष में आर्थिक उदारीकरण आया और आर्थिक उदारीकरण जिसे LPG के रूप में हम कहते भी हैं, तो उसके बाद से चुनौतियां बढ़ी। जैसे कल चर्चा भी हो रही थी कि चाइना के साथ भारत की तहसील भी बहुत है, तमाम मुद्दों पे बहुत विरोध है और बहुत आक्रामक विरोध है। तमाम घटनाएं भी आप जानते हैं, घटोत्कच वगैरह से लेकर तमाम घटनाएं भी घटी थी। ऐसी स्थिति में जब आप जरा सोचिए कि एक देश के रूप में अपने को रखिए, मैं एक देश हूँ, हमारा परिवार एक देश के रूप में है,
बगल वाले से जब लड़ाई झगड़ा होता है तो होता है कि उसके तरफ हम देखेंगे नहीं, खाना पीना सब बंद हो जाता है। लेकिन ये चल सकता है घर में, लेकिन देश के साथ ये नहीं चल सकता है। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं, कूटनीति कहते हैं। एक तरफ हमारा दुश्मन भी है, हमारा नुकसान भी करता है, हमारे तमाम सैनिक शहीद भी हुए, इसलिए उसका बदला लेने का एक स्वभाव भी हमारे मन में होता है। लेकिन एलपीजी के युग में हम बिना व्यापार बढ़ाए, बिना विदेशी पूंजी बनाए या ग्लोबल लेवल पर अपने दृष्टि को बहुत, जैसे कहा था संत का मतलब कि वो इस राग द्वेष से ऊपर हो जाए, इस रूप में हम संत भी बने, ताकि हम सबसे अधिक व्यापार हम चाइना से कर रहे हैं, हमारा व्यापारिक मित्र है। आप सब जानते हैं, शुरू से जब हम लोग पढ़ते थे तो जानते थे कि रसिया हमारा बहुत बड़ा मित्र है। हम जब लोअर क्लास में थे, 7th 8th में थे, 10th में रहे होंगे, बहुत ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरफ का भी पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से संज्ञान चीज़ें नहीं थी। ऐसे समय में हम सुनते थे कि जब कभी एक बार अमेरिका बेड़ा पाकिस्तान की तरफ से संभवतः 71 के युद्ध में चला होगा तो रसिया ने अपना बेड़ा भेज दिया कि हम भारत की तरफ चलेंगे, अंत में अमेरिका ने अपना वापस कर लिया। तो इस तरह से रसिया भारत का बहुत मित्र रहा है और शुरू से मित्र रहा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि दो तरह की विचारधाराएं, साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा, अब दोनों का जो नेचर है एक दूसरे को समाप्त करके ही वो आगे बढ़ सकता है। ऐसे में पूरे विश्व में शीत युद्ध वो सब कहानी अभी लंबा हो जाएगा। तो ऐसे समय में हम रसिया के साथ भी, उस समय रसिया के साथ थे और कभी कभी अमेरिका का भी बहुत अप्रोच उसका प्रोफेशनल रहता है और कभी भी भारत का उस रूप में मित्र नहीं रहता। इसलिए आवश्यकता अनुसार आज चीन बढ़ रहा है तो अमेरिका की तरफ भारत की तरफ अमेरिका का रूप हुआ है और तमाम तरह के चीज़ें हुई, परिस्थितियाँ और साथ में बदली हैं उसके। तो ऐसी स्थिति में हम यही देखते थे कि रसिया हमारा मित्र है। लेकिन आज क्या है, आज अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री रसिया गए और अभी G7 की बैठक में वह यूक्रेन भी गए और यूक्रेन रसिया युद्ध पिछले 3 वर्षों उसके तो आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं किस तरह से युद्ध चल रहा है और किस तरह से बेगुनाह नागरिक मारे जा रहे हैं। और कोई भी देश दुनिया का, भारत अकेला देश है जो मानवता की दृष्टि से अपना विदेश नीति को संचालित करता है। दुनिया के सारे देश अपने निजी हित के नाते, सिर्फ और हित और सिर्फ हित के नाते अपने विदेश नीति का संचालन करते हैं। भारत मानवता के आधार पर विदेश नीति का संचालन करता है, इसलिए वह रसिया से भी बात करता है, यूक्रेन से भी बात करता है। और भारत के प्रधानमंत्री जिस देश में इस तरह का अपने अस्तित्व का खतरा हो, एक तरह से रसिया में एक तरह से रसिया का अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा है। यूक्रेन जैसे छोटे देश जिसको रसिया ने सोचा कि तुरंत अभी युद्ध होगा और समाप्त हो जाएगा यूक्रेन, वह 3 साल तक लगातार रसिया से लड़ रहा है और अब आक्रमण की स्थिति में है। और नाटो वगैरह जो पूरा अमेरिका का बैकअप है वो सब आप जान रहे होंगे, क्या पत्र पत्रिकाओं में पढ़ रहे होंगे। ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि रसिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, पुतिन से, यह युद्ध का युग नहीं है। और आज उसके बाद इस सब के बावजूद रसिया अभी स्टेटमेंट जारी करता है 2 दिन पहले कि भारत ब्राजील चाहे तो शांति के लिए वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो भारत की स्थिति बदली है बहुत तेज, चाहे वह अंतरिक्ष, आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 का जिस तरह से लैंडिंग हुआ। एक समय जब हम, क्योंकि आप लोग को मोबाइल युग में पैदा हुए, सब चीज़ों को ठीक से समझना चाहिए, विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए इस पर अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं घट रही हैं, निश्चित रूप से रोज आधा घंटा का समय उस पर देना चाहिए। आप किसी भी विषय में पढ़ रहे हो, आप साइंस में पढ़ रहे हो, आपको अंतरिक्ष में जाना है, तो जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को नहीं समझेंगे, जब राज्य की ताकत को नहीं समझेंगे, राज्य की विदेश नीति को नहीं समझेंगे, नहीं कर सकते। विज्ञान में कोई भी, आपने देखा होगा 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उस समय परमाणु विस्फोट करके और दुनिया ने जिस तरह से भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया और वो लोग ये समझते थे दुनिया सेंसेक्स के भरोसे चलती है, उनको ये ज्ञान नहीं था भारत कृषि प्रधान देश है और ये सेंसेक्स व्यापार सब बंद करने के बावजूद भी भारत घुटने नहीं टेकेगा। और उस समय भारत ने घुटना नहीं टेका, अंत में सारे देशों ने अपना प्रतिबंध हटाया और वो साहस का काम था। भारत का स्वरूप बदला आधुनिक समय में या 20वीं शताब्दी में, वहीं से 1999 से। और विश्व के जो 5 महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया और चीन, आपने देखा होगा कि यही सारे 5 यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य भी हैं। और उसके बाद से भारत का लगातार दबाव बढ़ा है। और ठीक है, भारत अभी भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं हो पाया, लेकिन उन 5 से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है।
आपने देखा होगा भारत गरीब देश भारत को माना जाता था, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और 7वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर और 2029 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने का प्रयास है। विकसित भारत 2047 का जो नारा दिया गया है, नारा नहीं है, ये एक प्रकार का संकल्प है। और इस पूरे सिनेरियो में भारत की विदेश नीति निश्चित रूप से इसके जो आयाम बदले हैं। आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से भारत के बारे में, भारत का जो सनातन अप्रोच था उसके बारे में जो दुनिया में स्थिति थी, और 1893 में जब शिकागो में विश्व संसद का आयोजन हुआ था उसमें भारतवर्ष को आमंत्रित ही नहीं किया जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद जिस रूप में प्रयास करके वहां पहुंचे और जब एक बार उन्होंने भारत की सनातन धर्म, भारत के हिंदुत्व को वहां पे उल्लिखित किया तो महीनों तक उनको घूम के और इतना आमंत्रण मिला और भारत की उस आध्यात्मिक दर्शन से इतने लोग प्रभावित हुए, उसके ताकत से इतने लोग प्रभावित हुए, मानव कल्याण का जो उसमें अप्रोच था, जो विश्व ग्लोबल वर्ल्ड की जो आज बात की जा रही है, वो ग्लोबल वर्ल्ड उस फिलॉसफी में उन लोगों ने समझा और दुनिया में भारत का वह स्वरूप बना। तो जिस रूप में आप देख रहे होंगे जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय प्रवासियों का जो स्वरूप है, क्या इससे केवल ये प्रचार प्रसार के लिए नहीं है, केवल भारत अपने लिए नहीं कर रहा है, बल्कि उन देशों के ऊपर उनकी घरेलू नीति को भी प्रभावित कर रहा है। क्योंकि अगर 10 लाख लोग भारत के प्रधानमंत्री के उस सेमिनार में आ रहे हैं, उस प्रवासी भारतीयों की मीटिंग में आ रहे हैं, तो 10 लाख लोग वहाँ के मतदाता हैं। ऐसे में सरकारें हिली, सरकारों को लगा कि भारत के पास ताकत है। और दुनिया में ऐसा नहीं पहली बार भारत के लोग दुनिया में गए हुए हैं, दुनिया में चाहे मिडिल ईस्ट का देश हो, चाहे यूरोप का देश हो, बड़ी संख्या में भारत के लोग वहाँ पे हैं, लेकिन उनके साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा था भारत का। तो भारत की विदेश नीति का ये अप्रोच, जब आप उस अप्रोच से काम करेंगे तो तमाम रास्ते दिखाई देते हैं। हमको लगता है वर्तमान में भारत की सरकार ने जो दृष्टि दी है, उस दृष्टि के माध्यम से जो रास्ते दिखाई दिए हैं और उन रास्तों पर जो चलने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से भारत के लिए ये बहुत स्वर्णिम अप्रोच है और स्वर्णिम भविष्य है। और हमको गौरवान्वित होना चाहिए कि हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जहाँ भारत का अस्तित्व, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का गौरव दुनिया में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमको जितना प्रयास हो सकता है, हमको पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, क्योंकि आपकी योग्यता तय करती है भारत की योग्यता, इसलिए हम जिस क्षेत्र में हैं, हम शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में, हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के रूप में, लेकिन इसके साथ अपनी ज्ञानेंद्रियों को हमको खोलने की जरूरत है, चीजों को अंदर करने की जरूरत है, अपने चिंतन शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, भारत के युवा नागरिक हैं, आप देश की सरकारों का गठन करते हैं और जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति और तमाम चीजें भारत को कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं, इसलिए ठीक है, कोई नहीं कहता कि आप यह करिए, लेकिन आप अपने चिंतन से कीजिए। चिंतन के लिए बुद्धि का होना, ज्ञान का होना, समझदारी का होना, चीजों के तमाम परसेप्शन को समझना ये आवश्यक होता है। और ये तभी अच्छा एक नागरिक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर सकते हैं। जीवन दृष्टि इन सारी चीजों के माध्यम से आप अपने को मजबूत करें, अपने को अधिक धन्य करें, धनवान करें, अर्थात अपने को अधिक ज्ञानवान करें, चीजों को समझने की शक्ति विकसित करें और तब निर्णय लें। तो निश्चित रूप से भारत अच्छा दुनिया में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और आगे भी अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं शिव गुरु परमलीन महंत दिव्या जी महाराज और राष्ट्र संत महंत अवैध नाथ जी महाराज को सादर नमन करते हुए अपनी गाड़ी को विराम कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार सर। भारतीय विदेश नीति, जैसा कि आपने कहा कि विस्तारवादी नीति में नहीं, विकास में समझ रखी है। हम युद्ध में नहीं, बुद्ध में विश्वास करते हैं। सर आपके उद्बोधन से हमारा ज्ञानवर्धन हुआ। आपका पुनः हम बहुत बहुत आभार। अब मैं शोध पत्र वाचन के लिए शोधार्थियों विद्यार्थियों को आमंत्रित करूंगा। समय कम है, कृपया 3 मिनट से अधिक ना करने से छुट्टी रहेगा। यशोवर्धन भट्ट, MA 3rd सेमेस्टर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सभागार में उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, यहाँ उपस्थित शिक्षकगण एवं प्रतिभागी विद्यार्थी, मैं यशोवर्धन भट्ट, MA 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण गोरखपुर का विद्यार्थी,
आप सभी के समक्ष एक शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है भारतीय विदेश नीति के मूल तत्व, एक विवेचनात्मक अध्ययन। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद से ही भारतीय विदेश नीति विकसित होने लगी। पंडित नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलंबन करेगा और किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत संसार के किसी भी भाग में उपनिवेशवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध करेगा, विश्व शांति के समर्थक देशों के साथ सहयोग करेगा। पंडित नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। यदि स्वाधीन भारत की विदेश नीति का समीक्षात्मक विश्लेषण करें तो निम्नलिखित विशेषताएं सामने प्रकट होती हैं। पहली, गुट निरपेक्षता की नीति। विश्व राजनीति में भारतीय दृष्टिकोण मुख्यतः असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता का रहा है। इसे भारतीय विदेश नीति का सार तत्व भी कहा जाता है। गुट निरपेक्षता गुटों की पूर्व उपस्थिति का संकेत कर देती है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो उसने पाया कि विश्व की राजनीति दो विरोधी गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका तो दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो विरोधी खेमों में विभाजित हो गए और भीषण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का क्षेत्र विस्तृत होने लगा। इसके साथ साथ तीसरे महासमर की तैयारी भी होने लगी। स्वतंत्र भारत के लिए यह एक विकट समस्या थी कि इस स्थिति में वह क्या करे। ऐसी स्थिति में भारत या तो दोनों में से किसी एक का साथ पकड़ सकता था या दोनों में से अलग रह सकता था। भारत के नीति निर्धारक कहने लगे कि ये संसार के किसी भी गुट में सम्मिलित भारत संसार के किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होगा। गुटबंदी में शामिल होना न तो भारत के हित में था न ही संसार के हित में था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर गुट निरपेक्षता की नीति का अवलंबन करेंगे। भारत ने दोनों गुटों से पृथक रहने की जो नीति अपनाई उसे गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति का आशय यह है कि भारत वर्तमान विश्व राजनीति के दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहीं होगा, किंतु अलग रहते हुए उसने मैत्री संबंध कायम रखने की चेष्टा करेगा और उनकी बिना शर्त सहायता से अपने विकास में तत्पर रहेगा। भारत की गुट निरपेक्षता एक विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। अमेरिकी सीनेट में बोलते हुए पंडित नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कहीं आक्रमण होगा तो वहाँ हम ना तो तटस्थ रह सकते हैं और ना भविष्य में रहेंगे। दूसरा है शांति की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति हमेशा से ही विश्व शांति की समर्थक रही है। भारत ने प्रारंभ से ही यह महसूस किया कि युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास को अवरुद्ध करने वाला है। अगस्त 1954 में पर्रिकर ने कहा था कि भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध ना हो। 1956 में स्वेज नहर के संकट के कारण भारत की आर्थिक योजनाएं अत्यधिक प्रभावित हुई थी। 1967 में 1967 के अरब इजराइल युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ाने लगी थी। और शांतिवादी नीति की घोषणा करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि हमारी पहली नीति तो यह होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें। दूसरी नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति स्थिति बचाने की होनी चाहिए कि यदि युद्ध छिड़ जाए तो हम उसे रोकने में समर्थ हो सकें। और भारत शुरू से ही विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण को आवश्यक मानता है। भारत 25 जनवरी 1996 को निशस्त्रीकरण सम्मेलन में CTBT के बारे में एक वक्तव्य दिया।
तीसरा है मैत्री और सह-अस्तित्व की नीति। निष्कर्ष है कि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने अपनी पुस्तक भारतीय विदेश नीति नए दिशा संकेत में भारत के लिए एक सांस्कृतिक विदेश नीति अपनाने की सिफारिश की है। अनेक ऐसे देश हैं जहां वर्षों पहले भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ था। दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में भारतीय सांस्कृतिक दूतावास की स्थापना की जानी चाहिए। इस दूतावास का काम उन देशों में भारतीय भाषा, वेशभूषा, भोजन, भजन या भेषज की कूटनीति चलाना होना चाहिए। यह विदेश नीति का ही कमाल है कि भारत एक और आर्थिक संबंध G8, G20, यूरोपीय संघ, आसियान और सार्क देशों के अलावा अमेरिका, रूस, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ तेजी से बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत विकासशील देशों का भी नेतृत्व कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कृपया आप अपना शोध पत्र का केवल सारांश पढ़ने की कृपा करें। अपर्णा पांडे, शोध छात्र, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। नहीं उपस्थित हैं। शिव कुमार गुप्ता, शोध छात्र, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। आशीष कुमार पांडे, BA फिफ्थ सेमेस्टर। सर्वप्रथम मां शारदा के चरणों में नमन करता हूँ। मैं आशीष पांडे, BA तृतीय वर्ष, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी, आप सभी का इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरा शोध का विषय है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति एक आदर्शवादी नीति से ऊपर उठकर एक यथार्थवादी नीति के रूप में स्थापित हुई है। 2019 के बाद भारत ने विभिन्न अवसरों पर एक परिलक्षित किया है कि भारत पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। राष्ट्रवाद के विश्ववाद की संकल्पना सिर्फ भारतीय विदेश नीति की ही विशेषता है। आज जहाँ पूरे विश्व भू राजनीति परिवर्तित हो रही है, सभी राष्ट्र स्वयं का हित साधने में लगे हैं, चाहे वो स्वयं का सबका हितैषी कहने वाला अमेरिका हो या विस्तारवादी नीति से बढ़ने वाला चीन हो। परंतु आप सभी को 2020 में आई कोरोना जैसी वैश्विक महामारी याद होगी, जिसमें भारत ने अमेरिका को दवा की एक बड़ी खेप भेजी, तो वहीं अफ्रीका को और मालदीव को कोरोना जैसी वैक्सीन की बड़ी मात्रा में सहयोग किया और यह साबित किया कि पूरे विश्व को शुद्ध करने वाली यह बुद्ध की धरती अपने शास्त्रों को न सिर्फ पढ़ाती है, अपितु उन्हें धरातल पर चरितार्थ भी करती है। उपनिषद का यह श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह तुम्हारा है कहने वाले छोटे हृदय के होते हैं। जिनका हृदय बड़ा होता है उनके लिए पूरा विश्व एक परिवार है और भारत समय समय पर इसे चरितार्थ भी करता रहा है। श्रीलंका के आपातकाल में उन्हें सैन्य और आर्थिक सहयोग करना, अफगानिस्तान के अकाल में वहां भारत से अनाज भेजना, नेपाल के बाढ़ में विभिन्न प्रकार के सहयोग करना उसी वसुधैव कुटुंबकम का दृष्टांत है। आज पूरा विश्व भारत की ओर बड़े ही उत्साह के साथ देख रहा है। कोई एक ऊपरी महाशक्ति के रूप में, कोई चीन के विकल्प के रूप में, तो कोई फिर से स्थापित हो रहे हैं विश्वगुरु के रूप में। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद हो गया, रूस यूक्रेन का मध्यस्थता के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने विदेश नीति में 100% सफल है। हो सकता है हम एकाएक विश्वगुरु ना बने, परंतु आने वाले 30 वर्षों के साथ हम क्रमिक युग में आगे बढ़ेंगे और G20 की भव्य अध्यक्षता करने वाले भारत के उस धैर्य के साथ पूरा विश्व एक परिवार है और इसके भविष्य के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। इसी के साथ मैं अपने बारे को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद। अब शीतल शर्मा, BA फिफ्थ सेमेस्टर। सभी को सुप्रभात। मैं शीतल शर्मा, BA पंचम सेमेस्टर की छात्र। मैं आज सभी के सामने भारत की विदेश नीति पर एक अध्ययन का शोध वाचन करने जा रही हूँ। किसी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा जाता है,
अपने राष्ट्र हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा की गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होती है। भारत एक विकासशील देश है। अपने सुदीर्घ ऐतिहासिक विकास में इसने अनेक जय प्रजय उत्थान पतन के चरण देखे हैं। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का मुख्य आधार राष्ट्र हित और भारत भी इसका अपवाद नहीं। भारत ने अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को उन्नत करने के लिए मैत्री एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियों को प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करने के लिए सदैव प्रयासरत रहा है। यह भारतीय विदेश नीति की विशेषता है कि संकट की स्थिति में अपने आप को उबारा है। किसी भी देश की विदेश नीति एक विशिष्ट आंतरिक व बाह्य वातावरण के स्वरूप द्वारा काफी हद तक निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त इतिहास की विरासत, व्यक्तित्व, विचारधारा, विभिन्न संरचनाओं आदि का प्रभाव भी इस प्रकार स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब डॉक्टर आरपी सिंह, अध्यक्ष हिंदी विभाग। आदरणीय मंच को सादर प्रणाम एवं सम्मानित शिक्षक, प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन। पंचशील का सिद्धांत या हो विश्व बंधुत्व का सिद्धांत या हो वसुधैव कुटुंबकम की बात, ये सभी मंत्र हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है और ये आत्मा पूरे विश्व में इस समय विचरण कर रहा है। इसी को मैं संक्षेप में आपके सामने बताना चाहूँगी। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है जो प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उत्पन्न हुआ है, विशेष रूप से महाउपनिषद से, जो दार्शनिक ग्रंथों का संग्रह है। इसका अनुवाद विश्व एक परिवार के रूप में किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसका सीधा संबंध भारत से है। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दुनिया को भारत द्वारा दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दुनिया को भारत द्वारा दिया गया है और यह मूल्यों को बढ़ावा देता है, एकता, सहयोग का भाव भरता है। यह विचारधारा हमें भारत के सभी मंत्रों को विश्व स्तर पर प्रचार की बात करता है और इसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम विविधता में एकता, राष्ट्रीयता, जाति या धर्म से ऊपर, इसका उपयोग अक्सर विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच वैश्विक शांति और समझ को महत्व देने की बात करता है। यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर भी जोर देता है या दूसरों के कल्याण के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य जिस बात की बात करता है वह है G20। भारतवर्ष में G20 या G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया। वसुधैव कुटुंबकम की थीम हमारी भावनाओं के अनुरूप है, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 25 फरवरी 2023 को G20 शिखर सम्मेलन प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार। G20 का समूह एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 संप्रभु राज्यों का स्वीकृत होता है। इसके अंतर्गत अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, रूस, सऊदी अरब, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ग्रेट ब्रिटेन,
आदि देश इसमें सम्मिलित हैं। यह जिन विषयों से संबंधित हैं, जिन पर जोर देते हैं, उसके अंतर्गत यह अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिति, जलवायु परिवर्तन, समन, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, विरोध और साधारण विकास हेतु कार्य करता है। G20 विश्व की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रालयों से बना है, जिसमें औद्योगिक और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। सब मिलाकर के ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि हम विश्व के स्तर पर जियो और जीनो दो, समाज में, संस्कृति में, देश में, भारत में, विश्व में सभी को जीनो दो और जियो की बात करता है और संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करता है, अर्थव्यवस्था के समानता की बात करता है और सबके समझ की बात करता है। सबको धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। 2019 के बाद भारतीय विदेश नीति आम आदमी के सरोकार के साथ की नीति है। भारत के सामान्य नागरिक महसूस कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत जो भी नीतिगत पहल या कदम उठा रहा है उसके प्रत्यक्ष लाभार्थी है। इस संदर्भ में विदेश मंत्री जयशंकर ने यथार्थ ही कहा कि अगर हमने अच्छी विदेश नीति न बनाई होती तो पेट्रोल की कीमत अधिक होती, खाद्य तेल के भाव आसमान छू रहे होते। जब हमने यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी शक्तियों के दबाव को दरकिनार करते हुए रूस से सस्ते तेल की आपूर्ति के समझौते के लिए स्वतंत्र दबाव मुक्त विदेश नीति से जुड़े कुछ निर्णय की वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत उतने नहीं बढ़े जितने दाम वैश्विक बाजारों में चढ़ गए। तब विदेश मंत्री जयशंकर ने पश्चिमी आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए सबसे उत्तम सौदेबाजी करे। वर्ष 2003 से 2023 तक भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 953 अरब डॉलर रहा, जबकि इसमें 2014 से 2023 के दौरान कुल एफडीआई 615.73 अरब डॉलर रहा। यानी कुल एफडीआई का 65% मोदी सरकार के दौरान हुआ, जो चीन के 33 अरब डॉलर से दोगुना अधिक था। हमारी विदेश नीति से यह भी संदेश गुजरा है कि निरंकुश विस्तारवादी चीन का विकल्प लोकतांत्रिक जिम्मेदार भारत है। अब मैं सह अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना उद्बोधन हम सबके सम्मुख करने की बात है। भारतीय वैश्विक परिषद नई दिल्ली एवं राजनीति विज्ञान विभाग महाराणा प्रताप विद्यालय जंगल रोकड़ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक इस विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के तृतीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी, आज के तृतीय सत्र के विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य और हमारे परम मित्र डॉक्टर अविनाश प्रताप सिंह जी, इस तृतीय सत्र के संचालक श्री अभिनव त्रिपाठी जी, जो कि सहायक आचार्य है राजनीति विज्ञान विभाग में इसी कॉलेज के, और इसी कॉलेज से गृह विज्ञान विभाग की सहायक आचार्य प्रतिवेदक की भूमिका में उपस्थित डॉक्टर दीपशिखा नाथ बंसी जी, उपस्थित
समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और मीडिया से संबंधित सम्मानित मित्रगण, सबसे पहले मैं आप सभी का इस सत्र में सादर अभिवादन कर रहा हूँ। मित्रों, एक बात मैं पहले ही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो मंच है और जो मंच के प्रमुख श्रोता के रूप में जो लोग भी उपस्थित हैं, उन सबसे अगर मैं अपनी तुलना करूं तो शायद इस विषय पर सबसे कमतर स्थिति हमारी है ज्ञान की, क्योंकि मैं मूलतः दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। एनीवे, फिर भी कुछ कहने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो इस निवेदन के साथ कि मैं बहुत संक्षेप में दिए गए समय से 1 मिनट पहले ही अपनी बात संपन्न करूँगा, इस निवेदन के साथ कि अगर मैं कुछ ठीक ठाक कर पाया तो वो सार्थकता होगी मेरे उद्बोधन की, और अगर कहीं त्रुटियाँ होती हैं या विषय से मैं विचलित होता हूँ, विचलित होता हूँ, तो आपसे निवेदन है कि आप उसे अपने सुर में मिला के और हमें माफ़ करेंगे। तो इसी के साथ मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूँ। अगले जो 10 मिनट टाइम है हमारे लिए, तो 10 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि 9 मिनट में अपनी बात को संपन्न कर लूँ। अगले 10 या 9 मिनट में जो भी मैं कहने वाला हूँ उसको एक लाइन में अगर मैं बताऊँ, पहले ही बता देता हूँ कि मैं क्या कहूँगा, तो एक लाइन में वो बात है कि भारत की विदेश नीति भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अवलंबित है, यही मैं कहने वाला हूँ। और वो केवल अभी नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अद्यतन ये स्थिति है। क्यों है, उस बात को बताने के लिए मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात रखने के लिए निगमन प्रणाली का प्रयोग कर रहा हूँ। उसमें यथानुसार वो गुणात्मक भी है, थोड़ा सा मात्रात्मक भी है और सापेक्षिक है। हम जो बात कहेंगे वो संदर्भ ग्रंथों पर, हमारी नीतियों पर अवलंबित है। केवल उसको विश्लेषण के रूप में आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैंने जब कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अवलंबित है, तो अब तक आप ये सुनते रहे होंगे कि भारतीय जो शिक्षा नीति है वो भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अवलंबित है। बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, बहुत सुना होगा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उस पर हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि भारतीय विदेश नीति भी भारतीय ज्ञान प्रणाली पर अवलंबित है। तो क्यों है मित्रों? भारतीय ज्ञान प्रणाली क्या है? भारतीय ज्ञान प्रणाली तत्व की प्रणाली है, तथ्य की प्रणाली है, ज्ञान की प्रणाली है, तर्क की प्रणाली है। उसके पीछे मूल्य क्या है? स्वतंत्रता का मूल्य है, समानता का मूल्य है, बंधुत्व का मूल्य है, न्याय का मूल्य है। मूल्य क्या है? नीति क्या है? इसके पीछे अब तुरंत ये जो भी बात आएगी, जिन भी प्रत्ययों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, तो ये सवाल पैदा होगा कि ये क्या है, व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड दैट। ये तुरंत यहाँ सवाल खड़ा होगा कि इसके पीछे दर्शन क्या है। मित्रों, दर्शन की बहुत सारी शाखाएं हैं, उसकी चर्चा मुझे यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति या कोई भी नीति जो नियम पर, कर्म पर, कर्तव्य पर अवलंबित होती है, उसके पीछे जो दर्शन होता है, दर्शन की एक ब्रांच होती है जिसे हम इथिक्स कहते हैं। और इथिक्स में 3 टाइप्स होते हैं, इथिक्स, मेटा इथिक्स, अप्लाइड इथिक्स। जो कुछ भी हमारे सामने है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, वॉट एवर अराउंड अस वो इन्वायरमेंट है। जब उसे हम कॉन्साइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर, मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध की जब चर्चा करते हैं, तो उसमें 2 मूल्य आते हैं, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। साध्य मूल्य और साधन मूल्य।
साधन और साध्य मूल्य की व्याख्या में नीति शास्त्र में जो उसका अप्लाइड, मेटा और इथिक्स जो स्टैंडर्ड है, तीनों को संयुक्त रूप में जब हम सामने रखते हैं तो वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इवन डिफेंस और फोर्स, इसको संयुक्त रूप में जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो विदेश नीति के रूप में हमारे सामने आती है। उसके पीछे जो दर्शन है मैन का नेचर के साथ रिलेशन, उसी में एक है मैन का मैन के साथ रिलेशन, मैन का सोसाइटी के साथ रिलेशन, मैन का देश के साथ रिलेशन, एक देश का दूसरे देश के साथ रिलेशन, पूरे मानवता के साथ कंट्री की पॉलिसी का निर्धारण। ये जब बात आती है तो इसमें 3 थियरीज आती हैं जिसको आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जब मानव का साध्य मूल होता है, मैन जब केंद्र में आता है तो उस थियरी को कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक, मानव केंद्रवाद। वहाँ नेचर में सब कुछ साधन है, मनुष्य ही केंद्र है, जो कुछ भी है हमारे लिए है, हम ऐसा निर्धारित करते हैं और अपनी सारी नीतियों का निर्धारण करते हैं, चाहे वो नीति के रूप में हो, विदेश नीति के रूप में हो, वैश्विक धरातल पे हो। जब हम कहते हैं उससे जब ऊपर बढ़ते हैं और उस विचार को खंडित करके हम कहते हैं कि नहीं, अन्य का साधन मूल्य नहीं है, वो भी हमारे लिए बराबर का महत्व रखता है, लेकिन कौन? तो सभी लिविंग बींग्स उसके केंद्र में आ जाते हैं और उसको जो विकास करती है उस थियरी को कहते हैं हम बायोसेंट्रिक, जैव केंद्रवाद। जैव केंद्रवाद में लिविंग बींग्स का साध्य मूल्य होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, लेकिन उसके अलावा जो नॉन लिविंग बींग्स हैं वो साधन बन जाते हैं। और ये जो मत है, ये जो नीति है, ये जो दर्शन है, ये जो विचार है, वो बढ़ावा देता है दोहन का, शोषण का, और उसका बड़ा इम्पैक्ट वैश्विक धरातल पे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में दिखा। और जब हमने प्रकृति को ध्वस्त किया और इसी में हम मनुष्य के उन क्रियाकलापों को भी ध्वस्त करते रहे, दोहन करते रहे, तो इससे ऊपर हम बढ़ते हैं और आंदोलन हुआ, तमाम फिलासफर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। एक नई थियरी आई जिसमें कहा गया कि नहीं, जो साधन और साध्य का मामला है, सभी साध्य हैं और परिस्थिति बस सभी के साधन मूल्य हैं। Nothing is in isolation in this entire cosmos. Everything is interconnected. Everything is interdependent. सब सम है, सबका सरोकार है, सबकी वैल्यू एक समान है, सभी साधन भी हैं, सभी साध्य भी हैं, या सभी साध्य भी हैं और सभी साधन भी हैं। जितने पूरा नेचर, पूरा इकोसिस्टम हमारे साथ है, इसको जब प्रतिपादित किया गया तो थियरी आई इकोसेंट्रिक या पारिस्थितिक केंद्रवाद, जो आगे चल के एक नाम ले रहा हूँ, उन्होंने उसको डीप इकोलॉजी के रूप में प्रतिपादित किया। मैं ये बात क्यों मैंने कहा, ये सारी बात पूरे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के संबंध में लागू हो रही है। इसके पीछे एक थियरी है और या थियरीज है जो इथिकल है। उसी थियरीज में एक पक्ष है जो विदेश नीति का मामला बनता है और हम डिसाइड करते हैं कि हम कैसे अपने देश के नागरिकों, देश के हितों को दुनिया के अन्य देशों के साथ, मानवता के साथ, नेचर के साथ और पूरे इंटायर कॉस्मॉस के साथ अपने संबंधों को कैसे रेखांकित करें, कैसे निर्धारित करें और उसके साथ कैसे सहकार के साथ जीवन जिए। इसलिए मैंने ये बात की कि इसके पीछे जो थियरीज हैं ये हैं। अब ये जो पर्सपेक्टिव है, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। आपको तुरंत ये सवाल पैदा होगा, आप कहेंगे कि जो स्वतंत्रता आपने कहा, समानता कहा, न्याय कहा, रिलेशन बिटवीन मैन एंड नेचर कहा, तो और जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है, बायोसेंट्रिज्म है, इकोसेंट्रिज्म है या डीप इकोलॉजी है, ये तो टर्म है, ये तो विदेशी टर्म है, वेस्टर्न फिलॉसफी के, वेस्टर्न इथिक्स के टर्म है। और आप पहली बात कह रहे हैं कि भारतीय विदेश नीति ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा पे, भारतीय नॉलेज सिस्टम पे अवलंबित है। मित्रों, बहुत ही विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमें जानते हैं, हमें ईदर वे में ये प्रस्तुत करके बताया गया है।
मूलतः उस समय प्लेजरिज्म नहीं था। अगर ये रहती बात और हम लोग इतने अवेयर रहते और हम लोक कल्याण के लिए बात न करते, जैसा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अभी अपने पेपर में कहा, कुटुंबकों की बात की, हमारे शास्त्रों की बात की, हम दुनिया को पूरा हमारी जो मूल अवस्थापना है वो है कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस यूनिवर्स, नथिंग इज इन आइसोलेशन, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ये हमारे शास्त्रों की बात है। और ये बहुत पहले, बहुत रोचक बात बताऊं, जो अभी 20वीं सदी में, 21वीं सदी में 2022 में इवन नोबेल प्राइज दिया गया है 3 वैज्ञानिकों को, फ्रांस के एलन आस्टेक को, अमेरिका के जॉन क्लाजर को और ऑस्ट्रिया के एंटन गेलिंगर को क्वांटम एंटेंगलमेंट पे, बहुत लेटेस्ट और फिजिक्स की नई विधा पर वो नोबेल प्राइज दिया गया है। उसका जो बेस है, मूल है मित्रों, कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस यूनिवर्स, नथिंग। Reality is a wave function, it collapses into something when observed by any observer। और ये बात हमारे वैदिक वाङ्मय में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ब्रह्मसूत्र में, हमारे गीता में और लेटेस्टली शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी में बहुत ही अच्छे तरह से स्टेब्लिश की गई है। हम ये जानते हैं कि हमने समानता, हमने स्वतंत्रता, हमने न्याय, हमने फंडामेंटल राइट, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सब लिया है वहाँ से, आयरलैंड से, अमेरिका से, ब्रिटेन। रियलिटी ये है कि वो लोग हमारे शास्त्रों के इन मूल्यों को, इन प्रतियों को, इन सिद्धांतों को अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू प्रदान किए और मॉडर्न एरा में हमने फिर वहाँ से लिया। तो हम समझते हैं कि हम वहाँ से लिए, ये बेस हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान प्रणाली पर है, उसका बेस या वो आधारित है। इसलिए मैंने कहा, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल केवल आपके साथ सामने रखूंगा। हमारे तैतरीय उपनिषद में 5 कोशों की अवधारणा है, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आप लोग ठीक होंगे, उस पर डिटेल में मैं चर्चा नहीं करूंगा। और इसी बात को क्वांटम एंटेंगलमेंट में, इवन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 60 के दशक में जो बात आई, जो लेटेस्ट, पहले हम समझते नहीं थे, अब जब लैब में प्रैक्टिकल के द्वारा साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं वो बात हमारी, तब हम अवेयर हो रहे हैं। इस समय दुनिया लोड ले रही है भारतीय ज्ञान परंपरा की, योग की, शंकराचार्य के दर्शन की, उसके पीछे ये लेटेस्ट फिजिक्स की शोधें हैं। और ये कितने पहले, मैं ईसा वाक्योपनिषद की एक बात कहूँगा, क्यों मैंने कहा, मैं पुनः वहीं आ जा रहा हूँ। भारतीय सरकार का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और वही विदेश मंत्रालय का भी आदर्श वाक्य है, वो क्या है आप जानते हैं? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते वो आदर्श वाक्य है। वह उसमें जो बात कही गई है, सत्यमेव जयते नारितम सत्येन पंथा इततो देवयानः एनाक्रमयन् ऋषियो याप्त कामो यत् तत्तस्य परमं निधानम्, वहाँ से लिया गया है। यह श्लोक किसका है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये मांडुक्य उपनिषद का 3.1.6 सूत्र है। आदर्श हमारा मांडुक्य उपनिषद का वो है और उसी आदर्श वाक्य पर हमारी भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की स्थिति है, उसी को भारतीय विदेश मंत्रालय स्वीकार करता है और उसी पर अवलंबित होकर हम जो भी नीतियां बनाते हैं उसमें लोक होता है, लोक ऐसा होती है, लोक कल्याण होता है। इस बात को ईशोपनिषद में बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय तस्यत् विघ्नम्। बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात कही गई है और वो तब जब उनके पैमाने पर हजारों साल पहले कही गई है और वो आज हमारे सामने प्रस्फुटित हो रही है विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय नीति
किस पर अवलंबित है? तो मूल्यों पर अवलंबित है, नैतिकता पे अवलंबित है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये जो कोर है और जो डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में पूर्व में अवस्थित है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इंटायर कॉस्मॉस को एक यूनिट मानते हैं और उसमें ये जानते हैं कि कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड का मूल चेतन है, कुछ भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए सबके हित परस्पर पूरक के रूप में, परस्पर संबंधित रूप में हमारे सामने है। ये ज्ञान है और ज्ञान से ही भारत कभी और आज भी विश्व गुरु की स्थिति में अवस्थित था। बात अपनी मैं यही निर्देशानुसार संपन्न करता हूँ। आप लोगों ने धैर्य से सुना, इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत आभार है। आपके उद्बोधन से हम लोगों का ज्ञान वर्धन है। आपने सही कहा कि भारतीय विदेश संस्कृत व आदर्शों व नैतिक मूल्यों का सम्मिश्रण है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस तकनीकी सत्र में हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपना आपको प्रस्तुत करने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय वैश्विक परिषद एवं राजनीति विज्ञान विभाग महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज बेंगलुरु के तत्वाधान में भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के तृतीय सत्र में मुख्य वक्ता या विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित डॉक्टर अविनाश जी, सह अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी जी, संचालक श्री अर्नब त्रिपाठी, प्रतिवेदक डॉक्टर दीक्षिका जी, महाविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण और सबसे महत्वपूर्ण प्यारे विद्यार्थियों, निश्चित रूप से ये अगर हम विदेश नीति की बात करें तो जो हमारा विषय है भारतीय विदेश नीति के बदलते आयाम 2019 से अब तक, राजनीति में एक दिन बहुत ही लंबा समय होता है, लेकिन अगर हम किसी देश की विदेश नीति का मूल्यांकन करने की कोशिश करें तो 1 दशक भी उसके लिए कम है और हमें यहाँ पे आधे दशक में भारत की विदेश नीति में जो बदलाव आए हैं उनका मूल्यांकन करना है, उनकी समीक्षा करनी है, उनका विश्लेषण करना है। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो पिछले 1 दशक की अगर हम बात करें तो वैश्विक राजनीति में तमाम ऐसे परिवर्तन हुए जिसने हमारी विदेश नीति को प्रभावित किया। शीत युद्ध की समाप्ति हुई, वैश्वीकरण शुरू हुआ, जो मल्टीलैटरलिज्म था उसका पतन हुआ, बहुपक्षवाद का पतन हुआ और आज हम एक जटिल बहुध्रुवी युग में अपने आप को, अपने देश की कूटनीति को, विदेश नीति को संचालित होते हुए देख रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास समय सीमित है तो मैं कुछ मुख्य जो परिवर्तन आए हैं पिछले 1 दशक के, मैं उनको रेखांकित करने की कोशिश करूंगा और हमारे जो श्रोता हैं उसमें ज़्यादातर जो हमारे बच्चे हैं तो मैं उसको एक सरलीकरण के रूप में आपके बीच प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। हमने एक जो आज का विश्व एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। Today's world is actually we are passing through a global uncertainty और इसमें भारत ने अपनी विदेश नीति को बहुस्तरीय बनाया है।
हमने मल्टी अलाइंड, मल्टी लेयर्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही हमने ये कोशिश की है कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो सामरिक स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, उसको बनाए रखें। जिसका तात्पर्य है हम किसी के दबाव में ना आकर अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर अपने विदेश नीति को, अपनी कूटनीति को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से शीत युद्ध के बाद पूरी जो वैश्विक व्यवस्था थी, उसमें जो शक्ति की संरचना थी, उसमें मूलभूत परिवर्तन हुए। जो बैलेंस ऑफ पावर था वो धीरे धीरे बदलने लगा। हमने देखा कि पूरे विश्व को चीन से, बार बार ये चर्चा होती है, चीन से एक डिसइल्यूजनमेंट, जो चीन की राजनीतिक व्यवस्था को, उस राजनीतिक व्यवस्था में जिस प्रकार से चीन ने बहुत तेजी से अपनी आर्थिक विकास किया, उससे मोह भंग होने लगा पूरे विश्व का। और उसके पीछे चीन की तमाम नीतियां हैं जिस पे हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। इसका प्रमुख कारण था कि पूरे इन जो चर्चा मैंने की कि जो एक वैश्विक अनिश्चितता का दौर, जो शक्ति संतुलन में व्यापक बदलाव, शीत युद्ध के बाद जो वैश्वीकरण का युग, जिसमें राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर होते गए, और उसके साथ जो चीन में बदलाव आए, चीन के बारे में जो लोगों की जो खासकर पश्चिमी देशों का नजरिया था, वो जिस तरीके से बदला, ये सारे जो संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसका सीधा प्रभाव जो है पूरा विश्व एक आशा भरी निगाह से भारत की ओर देखने लगा। क्योंकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक विकास की गति को तेज किया। भारत ने, जैसा अभी हमारे डॉक्टर अविनाश और डॉक्टर संजय ने जो बात कही, भारत ने अपने नैतिक मूल्यों के आधारशिला पे जिस विदेश नीति को विकसित किया था, उसको धीरे धीरे, जिसको हम कहते हैं, हम एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़े। जो हमारे विदेशी जो कूटनीति थी, वो कहीं न कहीं हमारे जो आंतरिक विकास के लक्ष्य थे, हमने उससे जोड़ने की कोशिश की। जो खासकर अगर हम देखें तो हमने उन नैतिक मूल्यों के आधार पर विश्व अपनी जो हमारा फाउंडेशन था, उस पर हमने एक ऐसी विदेश नीति बनाई जो हमारे देश के विकास के लिए बेहतर साबित है। हमारी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि पूरे विश्व में देखा जाने लगा कि जियो पॉलिटिक्स हैज बिकम लेस इंपॉर्टेंट देन जियो इकोनॉमिक्स। जो भू आर्थिक, वो हमारे भू राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगा, खासकर जो मैंने कहा वैश्वीकरण के युग के बाद, क्योंकि देश एक दूसरे के ऊपर आर्थिक रूप से जुड़ गए, निर्भर हो गए, जिसको हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात हम करते हैं, जटिल अंतर्निर्भरता की बात करते हैं। और भारत ने इस बदलती हुई संरचनात्मक वैश्विक परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए हमारी जो विदेश नीति थी, जो हमारी स्वतंत्रता के बाद एक सैद्धांतिक, एक जो हमारा मॉरल वैल्यूज जिसकी चर्चा डॉक्टर संजय ने की, उस पर आधारित थी, उसी की आधारशिला पे हमने अपने विदेश नीति को प्रैग्मेटिक बनाया और हमने ये कोशिश की कि किस प्रकार से हम कूटनीति का, हम अपनी विदेश नीति का प्रयोग करके अपने देश के विकास का जो लक्ष्य है, जो हमने अभी डॉक्टर अविनाश जी ने चर्चा की, विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक, उसको किस प्रकार से हासिल करें, प्राप्त करें। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव जो मैं समझ सकता हूँ, ये हमने करने की कोशिश की। इसके अलावा जो भारत ने खासकर चीन की प्रतिष्ठा में आई कमी की वजह से जो वैश्विक मंच था, उस पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। हमने
और एक और बदलाव आया पिछले एक दशक में, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, जो हमारे विदेश नीति निर्माता रहे, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है इस एक दशक में। उन्होंने साफ साफ पूरे वैश्विक राजनीति को एक संदेश दिया कि भारत अब सिर्फ नियमों कानूनों को मानने वाला देश नहीं है। भारत अब जो है एक इन नियमों कानूनों के निर्माता के देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। हम सिर्फ रूल प्रपोजर्स नहीं हैं, वी आर नाउ पार्ट ऑफ रूल मेकर्स, जिसके द्वारा वैश्विक राजनीति संचालित होगी, जिसके द्वारा ग्लोबल गवर्नेंस सुनिश्चित की जाएगी। भारत ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, और फिर ये हमारे उन्हीं प्राचीन मूल्यों में आधारित है, ग्लोबल गुड्स की बात की कि किस प्रकार से हम पूरे विश्व को, जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है, कि जो वैश्विक अच्छाई है, जो चाहे हमारे विश्व का पर्यावरण हो, हमारे विश्व जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, जो तमाम जो पृथ्वी के दोहन का मुद्दा हो, जो अमीर गरीब देशों के बीच की खाई हो, इन सारे मुद्दों पे भारत ने बहुत प्रमुखता से सभी वैश्विक जो मंच थे उस पर अपनी बात रखने की कोशिश की। और यही वजह रहा कि हमने साफ किया कि नाउ वी आर द रूल शेपर्स, रूल मेकर्स, नॉट जस्ट रूल फॉलोअर्स। और ये हमारे नीति निर्माताओं को आप इसमें श्रेय दे सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने अपनी देश की अर्थव्यवस्था, जो आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, उसकी आधारशिला पे हमने पूरे विश्व को ये संदेश देने की कोशिश की कि अब हम सिर्फ जो है पीछे की पंक्ति में खड़े हुए उन राष्ट्रों में से नहीं हैं जो बाकी पश्चिमी देशों या विकसित देशों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन करें, बल्कि हम भी हिस्सेदार हैं उन नियमों कानूनों के बनाने में। और यही वजह थी कि हमने एक जो ग्लोबल साउथ है, जो दक्षिण के देश हैं, जो खासकर विकासशील कम विकसित देश हैं, उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। और भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों में तो कई बार ये चर्चा होती है कि नहीं, हमने जो नॉन अलाइनमेंट गुड निरपेक्ष की नीति थी उससे हम अलग हट गए। हम उससे अलग नहीं हैं, हमारे मूल में है कि हम किसी भी, जिस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की मैंने चर्चा की, कि हम किसी भी राष्ट्र के या किसी भी गुट के, किसी भी वैचारिक ध्रुवीकरण के साथ नहीं है। हम एक स्वतंत्र देश के रूप में उन सभी विकासशील देश और कम विकसित देश, गरीब देश, उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में, उनकी आवाज़ को वैश्विक मंच के उठाने के रूप में, एक देश के रूप में अपने आप को स्थापित करने में इन पिछले एक दशक में सफल है। निश्चित रूप से अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें कुछ चुनौतियां, उनकी भी चर्चा करनी चाहिए पिछले एक दशक में। और ये चुनौतियां जिस प्रकार से तमाम अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में बदलाव आए, खासकर हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ जो बदलाव हुए, वो हमारे लिए चुनौती बन के हमारे समक्ष प्रस्तुत है। लेकिन भारत की विदेश नीति ने पिछले एक दशक में जो एक महत्वपूर्ण आप कहें संदेश देने की कोशिश की, वो साफ है कि हमारी विदेश नीति जो स्वतंत्रता के बाद से एक पाकिस्तान केंद्रित विदेश नीति रही, हमने उसको बदल दिया और हमने खुलकर उन राष्ट्रों को, उन देशों को सामने लाने की कोशिश की जो पाकिस्तान के पीछे थे। और हमारी विदेश नीति ने साफ शब्दों में, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में संदेश देने की कोशिश की कि चीन से हमारी प्रतिद्वंदिता है, न कि पाकिस्तान। और नहीं तो हम कहीं न कहीं अपने पड़ोस में ही फंस के अपने विदेश नीति को, उसी के इर्द गिर्द हमारी विदेश नीति घूमती रहती। और हमने साफ संदेश दिया, हमें कोई अब गुरेज नहीं है कहने में कि चीन ही वो ऐसा देश है
जो उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद जैसी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है। हमें अब कोई गुरेज नहीं ये कहने में कि हम ऐसी शक्तियों को जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की एक चुनौती है उनके खिलाफ खड़े हैं। और यही विदेश नीति का जो प्रैग्मेटिज्म है वो हमें ये शक्ति देता है कि हम एक समय अगर रूस के साथ खड़े हैं तो दूसरे समय हम यूक्रेन के साथ भी खड़े हैं, और हम रूस के मुंह पे कह सकते हैं कि ये काल जो है युद्ध का काल नहीं है। तो ये जो बदलाव आए निश्चित रूप से जो वैश्विक राजनीति की संरचनात्मक बदलाव थे उनकी भी भूमिका थी, लेकिन जो हमारे विदेश नीति निर्माता थे उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पिछले एक दशक में भारतीय विदेश नीति के जो बदलाव थे, जो बदलते आयाम जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज के अनिश्चितता, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत एक सक्षम सशक्त राष्ट्र के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में अपने आप को वैश्विक मंच पे स्थापित करने में सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ने इतनी धैर्य से सुना, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने समय सीमा में हूँ। और इसी के साथ मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजनकर्ताओं को के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से ये महाविद्यालय संचालित हो रहा है और इस क्षेत्र में एक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, और मैं इन सभी महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षक और विद्यार्थियों का विशेष रूप से आभार करना चाहता हूँ कि ऐसे प्रतिकूल माहौल में भी आपने हम सबको सुना। मैं उन सभी जिन्होंने पेपर प्रेजेंट किया, खासकर जो स्नातक और परास्नातक के छात्र छात्राएँ हैं, मैं निश्चित रूप से उनके आत्मविश्वास को सलाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। आप अगर ऐसे ही आप इन ऐसे संगोष्ठियों में प्रतिभाग करते रहे तो निश्चित रूप से आप इस विषय को अच्छा करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार सर। विदेश नीति के बदलते आयाम से विभिन्न पहलुओं से आपने अपने ओजस्वीपूर्ण संबोधन से हम लोगों को अवगत कराया और हम लोगों का कार्य निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन हुआ। आपका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से पुनः समस्त अतिथियों का आभार कि आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को प्रदान किया, इस महाविद्यालय पर प्रदान किया। हम लोग इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और इस सभागार में उपस्थित शिक्षकगण, विद्यार्थीगण, विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत आभार कि इस उमस भरी गर्मी को अपने हौसलों से पस्त करते हुए इस संबोधन को धैर्यपूर्वक रखना, आप सबको भी बहुत बहुत आभार। अब मैं कार्यक्रम अध्यक्ष से इस कार्यक्रम सत्र की समाप्ति हेतु प्रार्थना और अगला सेशन 11:15 से